हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो 5 म्यूचुअल फंड्स मैं डिस्कस करूंगा, ये हर एक कैटेगरी से टॉप म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी डिस्कस करेंगे, ईएलएसएस यानी टैक्स सेवर कैटेगरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मिड कैप कैटेगरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी फंड्स हम डिस्कस करेंगे, इसको मोरलेस कंसिस्टेंसी, अच्छा परफॉर्मेंस और फंड की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, वो सारी चीजों को कंसिडर करके सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले बात करूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड मानता हूं मैं। और इस फंड की मैं बात करूं तो इसमें 25 स्टॉक्स है। तो 25 स्टॉक्स जो है एक फंड में होना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वेट होता है और यही खास बात है। और अगर टॉप 10 होल्डिंग्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% है, यानी ये जितने भी स्टॉक्स ये बाई करते हैं उस पर काफी कन्विक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये बाई करते हैं। और इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे अगर हम देखें तो मात्र 11,000 करोड़ है, जबकि कंपेरेटिवली अगर हम बाकी फंड से कंपेयर करें जो काफी अच्छा परफॉर्म किया उनके साथ कंपेयर करें तो उनका 16,000 to 36,000 के रेंज में। तो दिखता है कि पराग पारिक जो है, ऑल्दो इसने परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी है। आप देखो 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स सब तरीके के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखोगे आप यहाँ पे, तो रिटर्न्स अच्छे हैं, कंपेरेबल है कंपेयर टू ऑल अदर टॉप म्यूचुअल फंड्स। बट उसके बावजूद इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़े कम है और उसका प्राइमरी रीजन है कि ये बैंक बेस्ड म्यूचुअल फंड नहीं है कंपेयर टू, चाहे वो कोटक बैंक करे या एसबीआई हो, एक्सिस हो, इस तरीके का फंड हाउस से ये फंड निकला नहीं है इसलिए। जबकि पराग पारिक एज अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अगर हम फंड देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। और इस फंड की कुछ खास बातें देखें तो राजीव ठक्कर बहुत ही वेल नोन नाम है फंड हाउस के इंडस्ट्री में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 2013 से मैनेज कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इस फंड की। इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि आपको एक फंड मैनेजर को आप राइट देते हो कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर कैटेगरी में वो अपने हिसाब से एलोकेशन ले सकता है। लेकिन इस फंड की पर्टिकुलरली बात करें तो इंटरनेशनल कंपनीज में भी इसने 25 to 30% का एलोकेशन ले रखा है और इंडियन इक्विटी मार्केट में 65 to 70% का एलोकेशन है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो जाता है, लेकिन आपका टैक्सेशन रूल्स जो है वो इंडिया के हिसाब से लगता है और वो यूजुअली थोड़ा सा कम लोअर साइड पे रहता है टैक्स। और अगली चीज है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग को ये फॉलो करते हैं, इसका मैंने डिटेल लेवल पे पराग पारिक का डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, कुछ एग्जांपल्स देके भी जो इनकी होल्डिंग्स में है। और एक और चीज ये है कि इनकी स्टॉक्स की कन्विक्शन काफी हाई है, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड है और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट है उसको ये होल्ड ऑन करते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पराग पारिक की जो है बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है। आप देखोगे कि यूजुअली जो बाकी फंड हाउस है उनके हर कैटेगरी के फंड्स होते हैं और 30, 40, 50 फंड स्कीम्स रेस चलती रहती है उनकी। तो उससे क्या होता है कि एक फंड हाउस का जो डायरेक्शन होता है या एक थॉट्स है वो डाइवर्सिफाइड रहता है, वो एक पर्टिकुलर फंड की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। बट क्योंकि इनके मात्र 4 स्कीम्स है तो जितने भी इनके फंड मैनेजर है या इनकी टीम है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तरफ, क्योंकि बाकी जितने हैं ये मोस्टली डेट कैटेगरी के फंड है, चाहे वो लिक्विड की बात करें, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है और टैक्स सेवर और फ्लेक्सी। टैक्स सेवर एक्चुअली इन लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया था। तो ये दो जो है, ये दो फ्लेक्सी और टैक्स सेवर, इन्हीं पे फंड मैनेजर की ज्यादा ध्यान रहता है। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन, ये 4 मिला के इनकी 28% होल्डिंग है। प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से फंड ने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। और पराग पारिक वन ऑफ द पाइनियर है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली यूएस मार्केट के टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। और रिसेंट कुछ साल से तो इंटरनेशनल कंपनीज लाइक फेसबुक, अमेजन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं बोल के बहुत सारे फंड्स अब एलोकेशन लेने लगे हैं। लेकिन पराग पारिक ऐसा फंड हाउस है जो बैक इन 2014-15 में इन लोगों ने एलोकेशन लिया था, जब ज्यादातर फंड हाउस जो है उस तरह के कंपनीज में निवेश नहीं कर रहे थे। तो ये दिखता है थोड़ा पाइनियर है, थोड़ा विजनरी है ये। और यहाँ पे मैं रोलिंग रिटर्न्स, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो मीडियन रिटर्न्स ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो इस तरीके के रिटर्न्स को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। यही मैं आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स दिखाऊं लास्ट 1 ईयर के 68% के आसपास है। इस तरीके के रिटर्न्स कोई एक साल इक्विटी मार्केट दे देता है, बट रियलिस्टिक रिटर्न्स 15% के आसपास है। और अपने कैटेगरी से देखो आप बहुत ज्यादा बेटर भी है। और रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी अगर हम देखें तो मोर देन 12% देख लो आप, मोर देन 15%, काफी अच्छी कंसिस्टेंसी रही है। तो ओवरऑल फंड हाउस जो है काफी अच्छा है। अगला कैटेगरी है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, ये सबसे अच्छा फंड मानूंगा मैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। हालांकि अगर मैं मेरे एसेट के अलावा एक्सिस ब्लू चिप की बात करूं या कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी की बात करूं, वो दोनों भी काफी अच्छे फंड है। और ट्रेलिंग रिटर्न्स भी देखे 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के तो कंपेरेटिव है। और वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का है। लेकिन यूजुअली लार्ज कैप में आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा परेशान करना नहीं चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में इतना स्कोप रहता है कि आप बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट लेके भी आप परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हो। और वहीं मैं नंबर स्टॉक्स देखो तो 63 है, तो 63 देख के आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड लगेगा। लेकिन आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखो, ऑलमोस्ट 55% होल्डिंग जो है टॉप 10 में है। तो ये बताता है कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, एटलीस्ट
उन स्टॉक्स में जहां पे फंड मैनेजर की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और यहीं पे अगर मैं फंड की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो लार्ज कैप में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 85% एलोकेशन ले रखा है और 15% जो है ये स्मॉल एंड मिड कैप में है। और इस फंड की पर्टिकुलर स्कीम की बात करूं तो इनका जो थीम है, ये थीम भी यही है कि ये बेसिकली लार्ज कैप में ही मेनली इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिड कैप की वो स्टॉक्स जहां पे इनकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होती है वैसे कुछ स्ट्रांग कन्विक्शन और 2-3 इस तरह के स्टॉक्स पिक करते हैं, या जिससे कि क्या होता है कि इनकी ओवरऑल अल्फा जो है काफी अच्छी जनरेट होकर आती है। और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। और इस फंड को करेंटली इनका फंड मैनेजर चेंज हुआ था जनवरी 2019 में। गौरव मिश्रा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 years नाउ। बट फंड का परफॉर्मेंस जो है आप देखोगे सिंस इंसेप्शन ही बहुत अच्छा रहा है। 2008 में ये लॉन्च हुआ था फंड। और वहीं मैं इन्वेस्टिंग स्टाइल के अंदर एक और खास बात बताऊं तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इनका इक्विटी में ही इन्वेस्टेड रहता है। बहुत कम पोजीशन ये कैश लेके बैठते हैं और जो थोड़ा सा कैश लेके बैठते हैं दैट इज टू मैनेज द लिक्विडिटी, क्योंकि कई लोग जो है कंटिन्यूअसली फंड के अंदर निवेश कर रहे होते हैं और एग्जिट भी कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं रोलिंग रिटर्न्स पे। तो 5 years के रोलिंग रिटर्न्स दिखाता हूं मैं आपको, कंपेयर कर रहा हूं एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको और मेरे एसेट, तीनों सबसे अच्छे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। और इनके मीडियन रिटर्न्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे एसेट का ऑलमोस्ट 16% के आसपास के रिटर्न्स है और वहीं कैनरा रोबेको और एक्सिस ब्लू चिप का ऑलमोस्ट 13 to 14% के रिटर्न्स है 5 years में। और ये रोलिंग रिटर्न्स 2010 से है तो अच्छा खासा एक फेज मिल जाता है कंपेरिजन का। कंसिस्टेंसी भी देखे तो फंड ने जो है रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 40%, मोर देन 15% रिटर्न्स है और मोर देन 20% के रिटर्न्स, 22% के आसपास प्रोबेबिलिटी है। तीसरा कैटेगरी आ जाता है टैक्स सेवर फंड या ईएलएसएस कैटेगरी। तो ईएलएसएस के अंदर अगेन मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड जो है बहुत ही अच्छा फंड होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी स्टॉक्स की बात करूँ तो 61 स्टॉक्स है। जैसे मैंने मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में भी हमने देखा था कि टॉप 10 के अंदर काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। जब भी मोर देन 35% का एटलीस्ट होल्डिंग टॉप 10 के अंदर है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड ही मानता हूं मैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो कि जितने भी टैक्स सेवर फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके यूजुअली लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखो जैसे लार्ज कैप में हमने बात किया, सिमिलरली टैक्स सेवर कैटेगरी में मेरे एसेट टैक्स सेवर, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, ये तीनों जो है इवन ईएलएसएस कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड्स है। और यहाँ पे मैं 1 year, 3 years, 5 years तीनों के ट्रेलिंग रिटर्न्स के हिसाब से भी देखूं तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के परफॉर्मेंस काफी अच्छे रहे हैं। और वही मैं लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूं तो इसने ऑलमोस्ट 72% का एलोकेशन ले रखा है और स्मॉल एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट 28% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करूं तो नीलेश सुराना जो है इसके फंड मैनेजर है और सिंस इंसेप्शन इसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पुराना फंड भी नहीं है कंपेयर टू मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। यहाँ पे आप देखो 2015 में ये लॉन्च हुआ था और तब से लेकर इसने लगातार काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए, कंसिस्टेंट रहा है इसका परफॉर्मेंस। और इसकी खास बात एक और ये भी है कि नीलेश सुराना जो है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं 2010 से। अगर नीलेश सुराना जो है दो इतने उमदा फंड को मैनेज कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा डाउट नहीं होता है फंड मैनेजर के ऊपर। और जैसा इन लोगों ने लार्ज कैप के अंदर स्ट्रेटेजी बनाई थी, सिमिलरली इवन टैक्स सेवर कैटेगरी में भी इनकी जो अल्फा जनरेट होती है वो मेजरली स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू अल्फा जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज कैप से ये एक स्टेबिलिटी रखते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर और स्मॉल एंड मिड कैप से एक अल्फा जनरेट करते हैं। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा टैक्स सेवर फंड है। और वहीं मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 years के रोलिंग रिटर्न से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं अगेन क्लैश ऑफ द टाइटन्स के हिसाब से एक्सिस के साथ और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के साथ। आप देखो मीडियन रिटर्न्स 5 years में आप देखो एक्सिस के जहां पे ऑलमोस्ट 16% और कैनरा के ऑलमोस्ट 17.5% है, वहां मेरे एसेट के ऑलमोस्ट 21% के मीडियन रिटर्न्स है। तो दिखाता है कि किस तरह का उमदा फंड है। और इवन कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप देखो तो ऑलमोस्ट 100% इसने मोर देन 15% के रिटर्न्स दिए हैं। ज्यादातर इसने 20% के ऊपर ही रिटर्न्स दिए हैं। अगला कैटेगरी आ जाता है मिड कैप। और मिड कैप के अंदर मैं बात करूं तो एक्सिस मिड कैप फंड अगेन सबसे अच्छा फंड मानता हूं मैं। और इसके मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन भी किया था मिड कैप के जितने भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनके साथ, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। और मैं अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे 60 स्टॉक्स है। तो यूजुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको एक एटलीस्ट बड़ा एयूएम साइज होने के बाद आपको एटलीस्ट 40+ स्टॉक्स तो डेफिनेटली रखना पड़ता है। आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो सकते हो जिस तरीके से आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर भी तो ऑलमोस्ट 35% है। तो दिखता है कि फंड मैनेजर चाहता है अग्रेसिव होना, कॉन्सेंट्रेट होना, पर चाह के भी बहुत ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी जो कंपनीज होती है उनकी मार्केट कैप ही बहुत छोटी होती है। मिड कैप की बात करूँ तो 30-35,000 करोड़ तक का ये मार्केट कैप जो है मिड कैप कंपनीज बोलते हैं हम। और इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स भी देखें एक्सिस मिड कैप के तो 1 year, 3 year, 5 year हर जगह इसने अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं। और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफी अच्छे हैं। और इन जनरल एक्सिस एज अ फंड हाउस जो है इसके हर कैटेगरी के फंड जो है ये एटलीस्ट इवन इफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं होते तो भी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं। तो ये एक और चीज हो जाती है जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लाती है। और वहीं फंड की बात करूं तो 35% एलोकेशन इसने लार्ज कैप में लिया है और 65% मिड कैप में है। तो
मेजर मेजर एलोकेशन मिड कैप के अंदर है और एक स्टेबिलिटी के हिसाब से ये लार्ज कैप में भी निवेश करते हैं। श्रेयांश देवालकर जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से मैनेज कर रहे हैं। और इन्होंने अपार्ट फ्रॉम एक्सिस मिड कैप फंड, इन्होंने एक्सिस जिप को भी मैनेज कर रखा है सिंस 2016। तो ये एक और उनका मैनेज किया हुआ एक उम्दा फंड है। तो दिखता है कि फंड मैनेजर काफी दमदार है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है इस फंड की। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बताता है कि काफी अच्छा है और इसकी वॉलेटिलिटी को जैसे मैंने कहा लार्ज कैप के थ्रू ये मैनेज करते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स से हम देखें तो मोस्टली इसने अच्छे परफॉर्मेंस दिए। आप देखो एक्सिस मिड कैप ये ऑरेंज कलर से डिनोट हो रहा है, कंटिन्यूसली ये सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड है कंपेयर टू आप पीजीएम इंडिया मिड कैप या इन्वेस्को जो अगेन टू ऑफ द अदर टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स है, उनसे भी आप कंपेयर करोगे तो मोस्टली इसने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या एटलीस्ट कंपेरेबल रिटर्न्स दिए हैं। अगला कैटेगरी है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप के अंदर एसबीआई स्मॉल कैप फंड मुझे लगता है सबसे अच्छा फंड है और इसका डिटेल्ड कंपैरिजन भी मैंने किया था जितने भी टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, चाहे वो एक्सिस है या फिर निपॉन इंडिया है, इसके साथ कंपैरिजन भी किया था। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो अगेन ये ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स में इसने निवेश कर रखा है। अगेन 50 स्टॉक्स भी मुझे लगता है थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है अगर आप स्मॉल कैप के हिसाब से कंसिडर करोगे तो। और टॉप 10 में आप देखो ऑलमोस्ट 35% के क्लोज टू ही है, जो बताता है कि इनकी कंसंट्रेशन की तरफ ही पुश ज्यादा है। और वहीं एलोकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 45% मिड कैप एंड 55% जो है स्मॉल कैप में है। तो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस है। मुझे लगता है कि जब भी किसी को पता नहीं होता है कि उसको स्मॉल कैप में निवेश करना है या मिड कैप में, या वो चाहता है स्मॉल एंड मिड कैप दोनों में, तो उसको एक्चुअली स्मॉल कैप फंड लेना चाहिए, उसे मिड कैप में नहीं लेना चाहिए। उसे लार्ज कैप और स्मॉल कैप दो फंड्स रखने चाहिए। अगर वो मिड कैप में एलोकेशन लेना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली अगर वो एक लार्ज कैप फंड लेता है और एक स्मॉल कैप फंड लेता है तो वहीं से उसकी एलोकेशन मिड कैप में आ जाती है। और यहाँ पे अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो आर श्रीनिवासन जो है फंड मैनेजर है, काफी वेल नोन वेटरन माने जाते हैं। इन्होंने नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रखा है। और यहाँ पे एक खास बात एसबीआई स्मॉल कैप फंड की मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो लगती है कि अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं बढ़ाते, क्योंकि यूजुअली एक फंड को फायदा तब होता है जब इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यूसली ग्रो होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जब भी स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है तो ये नया इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग फंड का परफॉर्मेंस गिरता नहीं है और जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस भी आता है और उनका परफॉर्मेंस भी नहीं खराब होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो दर्शाता है कि एक फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्टिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रेदर देन जस्ट मेकिंग बिजनेस एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। और इस फंड की सबसे खास बात करूं तो कंसिस्टेंसी अमेजिंग रही है। और यहाँ पे मैं अगर लास्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर की बात करूं तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू अदर फंड्स, बट अदरवाइज इसने काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं और इसे हम रोलिंग रिटर्न से भी देखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स की भी बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं इसमें स्मॉल कैप ने कंपेयर टू अदर्स, चाहे वो एक्सिस स्मॉल कैप बात करूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं या कोटक स्मॉल कैप की बात करूं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोलिंग रिटर्न से कंपेयर करके दिखा दूं तो 5 इयर्स में आप देखोगे रोलिंग रिटर्न्स में तो एसबीआई विद ग्रीन कलर जो है मोस्टली इसने सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। और वही मैं अगर इवन 7 इयर्स पे करता हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। देखो ग्रीन कलर एसबीआई स्मॉल कैप को डिनोट करता है, सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड रहे हैं। और इवन आप इसको कंपेयर कर रहे हो आप कोटक, निपॉन इंडिया और एक्सिस जितने भी अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिए इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो हम अपने चैनल पर कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने उन दोस्तों के साथ चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।